धौंकने की भती तेज दौड़ती सांसें कमरे में सन्नाटे को चीरती हुई दो दिलों को मिलाने का प्रयास कर रही है। बिस्तर की चादर सिकुड़ गई है। बिस्तर पर पड़े सुहाग के कपड़े नीचे गिर गए हैं। यह वह समय जब मदहोशी में इंसान सब भूल जाता है। प्रेम की क्रीड़ा पूर्ण हुई। मध्यम रोशनी में रजत ने कपड़े उठाए, सुहाग का जोड़ा अक्षता पर डाला। खुद कपड़े पहने 10वें माले पर बने फ्लैट की खिड़की से बाहर के अंधकार को देखते हुए सिगरेट सुलगाई। यह वही प्रेम है जिसका जिक्र पिताजी ने दलील देते हुए कहा, शादी के बाद प्रेम हो जाएगा। बस यही पल दो पल का भौतिक सुख तो प्रेम नहीं हो सकता। अगर खूबसूरत शरीर का बंधन करना ही प्रेम है तो मैं ऐसे प्रेम का त्याग करना ही सही समझूंगा। मैं रजनी को कभी भूल नहीं पाऊंगा। जो अपराध मुझसे हुआ उसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। रजनी और मैं पिछले 2 साल से साथ थे। एक दूसरे संग जीवन बिताना चाहते थे। हमेशा से प्रेम के दुश्मन समाज ने आज हम 3 जिंदगियों को बलि चढ़ा दिया। रजनी ने फांसी लगा दी और अजीता, जिसका कोई दोष नहीं, वो बेवजह इस सबसे अपना जीवन खून कर डालेगी, क्योंकि मैं उसको कभी दिल से अपना ही नहीं पाऊंगा। शादी के बाद यह 1 साल हमारी पहली रात है। उसको अपनाने का प्रयास किया लेकिन विफल रहा। नजरों के सामने सिर्फ रजनी ही थी। प्रेम शारीरिक और मानसिक होता है। शारीरिक प्रेम मानसिक प्रेम में तब्दील हो जाता है। पुराने जमाने में शादी पहले होती थी और प्रेम बाद में अपने आप हो जाता था। यही सब दलील लेकर पिताजी और माँ ने मुझे शादी के लिए मना ही लिया। रजनी और अक्षिता में जमीन आसमान का अंतर है। साधारण से दिखने वाली रजनी, अप्सरा से दिखने वाली अक्षिता, कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसी सुंदर लड़की पाने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन सिर्फ सुंदर होना ही काफी नहीं होता। गांव की गवार और शहर की रजनी की मानसिकता में भी फर्क है। रजनी पढ़ी लिखी, मुझे समझने वाली लड़की, जिसको मैंने छोड़ दिया, नहीं छोड़ा नहीं, मार डाला। मैं ही कातिल हूँ। उसने प्रेम निभाया और मैंने खाया। मैं क्या कर रहा हूँ? सुख ले रहा हूँ। यह हमारा दिमाग बड़ा ही विचित्र होता है। पल भर में कितना कुछ सोच लेता है। कुछ गलत सही सवालों में उलझकर मन को व्यथित कर डालता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। साथ देने मरने की कसमें खाने वाला पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। कमरे में मध्यम रोशनी में रजत घुटनों के बल बैठा सुबह रहा है। लग रहा है उसका दिल। बिस्तर पर बैठी अक्षिता कमरे में फर्श पर पड़ी जलती हुई सिगरेट में धुएं में अपने भविष्य को तलाश रही है। बच्चों की लाल आंखों को देख भाई भाभी मजाक कर रहे हैं। अक्षिता ने बड़ों के पैर छुए, भाभी से गले लगी, कुछ कानाफूसी हुई और ठाके बहुत हुआ हंसी ठटा। बहू नहा ले, पूजा में बैठना है। बिल्कुल तो तुम लोग चले ही जाओगे। सासू माँ ने कुछ ऐसे लहजे में कहा जो चुभन से लगे। हनीमून के लिए नैनीताल की तैयारी करने में बड़े भाई ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। सब कुछ तय था, बस तय नहीं था तो रजत का। अक्षिता पूरा दिन मुँह दिखाई या ऐसी बाकी रस्मों में व्यस्त रही। रजत कमरे में सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाते हुए रजनी के ख्यालों में लीन रहा। सुहाग की दूसरी रात अक्षिता दूध का गिलास हाथ में लेकर कमरे में आई। धुएं के बीच दम घुटने लगा। बिस्तर पर रजत पैर पर पैर रखकर लेटे हुए कुछ पढ़ रहा है। अक्षिता को दूध का गिलास दिए गर्दन झुकाए खड़ा देख रजत बोला, पीकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। एक रूखा सा व्यवहार जो नई नवेली दुल्हन ही किया, किसी को भी पीड़ा देने के लिए काफी था। टेबल पर दूध ढककर रख दिया। बिस्तर के दूसरे कोने में सिमट कर लेट गई। बत्ती बुझ गई, लेकिन नींद दोनों ही की आंखों को जगाए हुए है। शायद दोनों ही खुली आंखों से सोते हुए अपने अपने ख्वाबों में व्यस्त हैं। किसी अप्रिय घटना का घटना निश्चित लगता था। हवा से बातें करती हुई गाड़ी काली सड़क पर दौड़ रही है। सुहाना मौसम, उस पर पहाड़ी नज़ारे, दोनों के चेहरे पर खुशी नहीं दे रहा है।
कर गाड़ी चला रहा है। दोनों पिछली सीट पर अनजान से बने बैठे हैं। 5 घंटे का लंबा सफ़र खामोशी में बीता। पहाड़ियों से घिरा नैनीताल, खुशनुमा मौसम, बादलों को करीब से निकलते महसूस कर सकते हैं। लेकिन रजत और अर्चिता पास होते हुए भी एक दूसरे को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। पहाड़ी पर बने होटल का सुंदर कमरा, जो हमें स्पेशल कहलाता है, सच में स्पेशल है। सजा हुआ बिस्तर, शीशे पर चिपकी पहाड़ी वादियाँ भी अपने जाने में विफल हुई। उन्होंने सिगरेट निकाली। अर्चिता ने पलट कर देखा और कमरे से बाहर निकल गई। रजत ने कोई परवाह नहीं की, सिगरेट जलाई, शीशे के नज़दीक खड़ा हो गया। नीचे गोल टेबल लगी है, कुछ 4 लोग, 4-5 लोग अलग-अलग टेबल पर बैठे चाय की चुस्की के साथ सुहानी शाम का लुत्फ उठा रहे थे। अर्चिता एक टेबल पर शोर ओढ़े जा बैठी। अर्चिता ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। रजत ना चाहते हुए भी 2 कदम पीछे हो गया, ऐसे ही जैसे कोई चोर एक सिपाही से घबरा जाता है। इस बेचारी का क्या दोष? सच में 2 परिवारों के फैसले में इस जैसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर डाली। पहाड़ी इलाके में दिन जल्दी ढलता है। अभी 7 ही तो बजे हैं। ऐसा लगता है मानो रात हो गई। कमरे का दरवाजा खोलते हुए अर्चिता कमरे में दाखिल हुई। इतनी देर कहाँ लगाई? पता कर तो जाना था। दरवाजा डांटते हुए रजत ने अपनी बात कही। लगभग इसीलिए स्वर तेज थे, लेकिन अपनापन नहीं था। अर्चिता बिस्तर के कोने में सिमट कर लेट गई। निकली हुई धूप पहाड़ी वादियों को और भी खूबसूरत बना देती है। दोनों टहलते हुए वादियों का नज़ारा ले रहे हैं। दूर पहाड़ियों पर जमी बर्फ शायद दोनों के मुंह में भी जमी हुई है। 2 पहाड़ियों के बीच कार के सहारे चलने वाले हिंडोले की सवारी में सवार दोनों गुजर नीचे दिल्ली से खाई की गहराई का जायजा ले रहे हैं। साथ जीते मरने की कसम खाई थी, वो चली गई और मैं कायरो की तरफ जी रहा हूँ। अब समय आ गया है प्यार के वादे पूरे करने का। मुझे भी मरना चाहिए। रजत का एक हाथ सेफ्टी बेल्ट पर गया। सेफ्टी बेल्ट खोलकर कूद पाता अर्चिता बोल पड़ी। जब से मेरा रेप हुआ है, तब से हमेशा आत्महत्या के ख्याल आते हैं। इस गहरी खाई को देखकर भी यही उसके आगे कुछ कहती। उससे पहले रजत ने सेफ्टी बेल्ट छोड़ अर्चिता का हाथ पकड़ लिया। भाई, एक ऐसा शख्स जो किसी को भी झकझोर दे, उस व्यक्ति की जिंदगी न बच सकता। ऐसी मासूम लड़की को कोई कैसे कष्ट दे सकता? अपने आत्महत्या के ख्याल जिंदा घबरा कर लेने के लिए तैयार होने पर भी रजत शर्मा गया। लेकिन प्रेम शब्द सुनते ही उसे पूरी ऊँट खड़े हुए। और जे किए जुर्म की सजा खुद को देना फायदा नहीं। ऐसे पापी को सजा मिलनी चाहिए। खुद को मारकर ऐसे पापी को छोड़ देना पाप होगा। नहीं, अर्चिता ने कसम खाते हुए हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा। रजत ने महसूस किया अर्चिता का हाथ कुछ इस तरह दबा था कि उसके हाथ की नाड़ियाँ तक थम गईं। हाथ ढीली हुई लेकिन हाथ नहीं छूटा। मेरा तुमने सिर्फ आपको अपने दिल की बात बता रहे हैं, इस बार कहते हुए अर्चिता की आँख से एक बूंद लग पड़ी। तुमने किसी को बताया? नहीं, यही तो फ़र्क है गांव और शहर की लड़कियों में। इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने तक में हमेशा पीछे रहती हैं। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। वो बहुत ख़ास रिश्ते में है, इसलिए आजकल यही तो हो रहा है। कोई नज़दीकी मासूमियत का लाभ उठाता है और मासूम समाज इज्जत यही सब सोचकर खामोश रहती है। कौन है बताओ मुझे। मैं रजत का खून खौल रहा था। गुस्से में भरे अल्फाज भी उसके गुस्से को बता नहीं पा रहे थे। टन की आवाज़ के साथ सफ़र ख़त्म हुआ। हिंडोला वापस नीचे आ चुका था। रजत ने हाथ छोड़ दिया। हाथ छूटते ही अर्चिता आगे बढ़ गई। तुम मुझे सब बता सकती हो। रजत पीछे था और अर्चिता के कदम होटल की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। के साथ उसने बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। लेकिन यही पति अभी कुछ देर पहले खुद आत्महत्या करने जा रहा था, उस मासूम को एक अनजान शहर में छोड़कर। होटल के अपने हनीमून स्वीट में बेड पर दोनों एक साइड पैर लटकाकर बैठे हैं। रजत समझदार है, वो रिग्गी नहीं होना चाहता। वह चाहता है उसे समय मिले जिससे वह खुलकर अपनी बात कह सके। सन्नाटे को तोड़ते हुए अर्चिता बोली,
क्या आप रजनी से बहुत प्यार करते हैं? पूछते हुए उसकी नज़र नीचे ज़मीन पर थी। रजनी, यह नाम इसको कैसे मालूम हुआ? ये कैसे जानती है हमारे प्यार के बारे में? मेरे लिए उसका सवाल ऐसे ही था जैसे कोई दुश्मन मेरे सामने पिस्तौल लिए खड़ा हो और मारने की धमकी दे रहा। मुझ पर गोली दाग देगा। मैं बचा। गोली मेरे कान के नज़दीक से निकल गई। हम पिछले 2 साल से साथ ही थे, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? रजत ने बचाव करते हुए पलटकर सवाल किया। पहली रात आप उसी का नाम ले रहे थे। आपको शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। आपका प्यार सच्चा था तो आपको लड़ जाना चाहिए था सबसे। अभी भी पूछते हुए उसकी नज़र नीचे ही थी। दुश्मन ने पिस्तौल छोड़कर AK-47 से वार किया था। बच पाना मुश्किल था। गोली मेरे सीने में जा लगी। क्या मेरा प्यार सच्चा नहीं था? आज भी आंखें बंद करते ही उसका ख्याल आता है। उसके शरीर की खुशबू अभी भी मुझे महका जाती है। वो मेरे रोम रोम में बसी है। मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। सही कहा तुमने, मुझे सबसे लड़ जाना चाहिए था, लेकिन इतिहास गवाह है, इंसान हारता है तो सिर्फ अपनों से। पिताजी ने इज्जत का हवाला दिया, समाज का डर दिखाया और मैं कायर लड़ने की जगह हथियार डालकर उनकी खुशी के लिए कुर्बान हो गया। ज़ुबान लड़खड़ाने लगी थी। रुआंसे शब्द अब आंखों से भीगो रहे थे। तब में हमारा दोष क्या है? आप खुद अकेले कुर्बान नहीं हुए, आपने अपने साथ हमारी ज़िंदगी भी कुर्बान की है। एक लड़की का सपना होता है, उसकी शादी, उसको चाहने वाला पति। सपने टूटे तो कोई बात नहीं, सपने इंसान समय के साथ बदल डालता है, लेकिन ज़िंदगी ही टूट जाए तो उसे कौन संवारेगा? इस बार नीची निगाहें रजत की आंखों में झांक रही थी। रजत की भीगी आंखों ने नमी वापस ले ली। सीने पर लगी गोली अब रक्त बह रहा था। उस पर दूसरी गोली ठीक उसी जगह लगना शायद मौत को दावत देने जैसा था। मैं शादी से पहले सब बता देना चाहता था, लेकिन तुझसे कह नहीं पाया। सोचा शायद पिताजी सही हूँ, मैं ही गलत हूँ। ऐसा नहीं, मैंने प्रयास नहीं किया, लेकिन उसके कातिल होने का एहसास मुझे आत्मग्लानि से भर देता है, और यही आत्मग्लानि मुझे जीने नहीं दे रही। कातिल किसके? वो मेरी आंखों में लगातार देखे जा रही थी। अब मैं उससे अधिक नज़र नहीं मिला सकता था। कातिल तो मैं था ही, लेकिन अब इस निर्दोष का भी गुनहगार हूँ। मैंने नज़र नीचे की, जेब से मोबाइल निकालकर एक फ़ोटो उसको दिखाई। फंदे पर लटकी हुई रजनी और उसका भेजा हुआ अलविदा का अंतिम मैसेज। अक्षिता नज़र टिकाए फ़ोटो को देखती रही। आखिर क्या था उस फ़ोटो में जो कि अक्षिता की नज़र से नहीं हट रही थी? उसने ऐसा क्या देख लिया था उस फ़ोटो में? जानने के लिए पार्ट 2 देखो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।